लॉकडाउन से पहले क्लास में प्रोबेबिलिटी का सवाल चल रहा था। बेज थ्योरम का थ्योरी बता दिए थे, रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का थ्योरी बतला दिए थे। रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ सवाल बच गया था। जैसे देखिए कुछ सवाल बोर्ड पर लिखा हुआ है, फाइंड द मीन नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेज ऑफ ए कॉइन। एक सिक्का को 3 बार उछाला जाता है तो हेड आने के घटना रैंडम वेरिएबल हुआ, इसका मीन बताइए। तो एक सिक्का को 3 बार उछाला जाता है तो हेड कितना बार आएगा? 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार। इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल दीजिए, टेबल बना लीजिए। ये रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो जाएगा, उसके बाद मीन निकाल देंगे। ठीक उसी प्रकार का सवाल है, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेज ऑफ ए फेयर कॉइन। किसी सिक्का को 2 बार उछाला जाता है, रैंडम वेरिएबल हेड आने की घटना है, तो हेड कितना आएगा? 0 बार, 1 बार, 2 बार। 0 बार हेड आने का चांस, 1 बार हेड आने का चांस, 2 बार हेड आने का चांस निकाल लीजिए, टेबल बना दीजिए, मीन निकल जाएगा फार्मूला से। तीसरा सवाल है, एक कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, लेट कैपिटल एक्स डिनोट द नंबर ऑफ हेड्स, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ कैपिटल एक्स। इसका भी टेबल उसी तरीके से बनेगा। उसके बाद 4 नंबर का सवाल है, जो 2 पासा को फेंका जाता है, दोनों पर आने वाले अंकों के जोड़ को यदि हम कैपिटल एक्स समझते हैं, इसके बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाइए। ये ऊपर वाले तीनों एक ही टाइप के सवाल है। चौथा जो है पासा पर सवाल है, ये तीनों में से किसी एक के बनाने से तीनों हल होगा। जैसे देखिए इस सवाल में एक सिक्का को 2 बार उछाला जाता है, किसी में है 3 बार उछाला जाता है, किसी में 4 बार उछाला जाता है। तो ऐसा करते हैं, एक कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, एक सिक्का को 4 बार उछाला जाता है और कैपिटल एक्स जो है हेड आने की घटना को निरूपित कर रहा है। इनके मीन और वेरिएंस बताए। अगर ये सवाल बना देते हैं तो ये ऊपर वाला अपने आप बन जाएगा। इससे हल्का सवाल है, इसमें 3 बार जो है टॉस किया जाता है, इसमें 2 ही बार टॉस किया जाता है सिक्का को, और इसमें 4 बार टॉस किया जाता है। सॉल्यूशन 3, ए कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, एक सिक्का को 4 बार उछाला जाता है। जब सिक्का को 4 बार उछाला जाता है तो एक्स क्या है? नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स, हेड्स की संख्या। तो हेड की संख्या कितना होगा? जब सिक्का को 4 बार उछाला जाता है तो कम से कम 0, अधिक से अधिक 4। ये हो गया 0, 1, 2, 3, 4। कहेंगे एक सिक्का को 1 बार उछालने पर हेड आने का चांस, हेड नहीं आने का चांस। इन 1 ट्रायल, एक ट्रायल में हेड आने का चांस P कितना हुआ? 1/2। Q कितना होता है? एक सिक्का को 1 बार उछालने पर हेड नहीं आने का चांस 1/2। अब कहेंगे एक सिक्का को 4 बार उछाला जाता है तो 0 बार हेड आने का चांस क्या होगा? 1 बार हेड आने का चांस क्या होगा? 2 बार हेड आने का चांस क्या होगा? 3 बार हेड आने का चांस क्या होगा? 4 बार हेड आने का चांस क्या होगा? ये निकालेंगे। एक लाइन में 0, 1, 2, 3, 4 रखेंगे, दूसरा लाइन में उसके संगत प्रोबेबिलिटी को लिख देंगे, तो इसका हो जाएगा बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यहाँ से लिखेंगे प्रोबेबिलिटी x बराबर 0, यानी एक सिक्का को 4 बार उछालने पर 0 बार हेड आने का चांस। ये हो गया 4C0, P के पावर 0, Q के पावर 4, 4C0 1, P के पावर 0 1, Q 1/2 के होल पावर 4। ये हो गया 1/2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। प्रोबेबिलिटी x बराबर 1, ये हो गया 4C1, P के पावर 1, Q के पावर 3। 4C1 4 होता है, P का मान 1/2, फिर Q का मान 1/2 के होल पावर 3। ये हो गया 4/16। प्रोबेबिलिटी x बराबर 2,
एक सिक्का को 4 बार उछालना, 4 सिक्का को 1 बार उछालना बात बराबर होता है। यानी सिक्का को 4 बार उछाला जाता है तो 2 बार हेड आने का चांस। रिपीटेड ट्रायल्स के थ्योरी से 4c2 p के पावर 2 q के पावर 2, 4c2 फैक्टोरियल 4/2 इंटू फैक्टोरियल 2 4 12/2 6 हो गया, 1/2 के होल स्क्वायर, फिर 1/2 के होल स्क्वायर, ये हो गया 6/16। प्रोबेबिलिटी x बराबर 3, 4c3 p के पावर 3 q के पावर 1, 4c3 4 होता है, 1/2 के होल पावर 3 इंटू में 1/2, ये हो गया 4/16। प्रोबेबिलिटी x बराबर 4, 4c4 p के पावर 4 q के पावर 0, 4c4 1, 1/2 के होल पावर 4 इंटू 1, 1/16। इस तरह से नंबर ऑफ हेड्स की प्रोबेबिलिटी हम लोग निकाल लिए। एक लाइन में नंबर ऑफ हेड्स लिखेंगे, दूसरे लाइन में इसके संगत प्रोबेबिलिटी को लिखेंगे, तो ये प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो जाएगा। यहाँ से लिखेंगे कैपिटल X, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X, 0 बार हेड आने का चांस 1/16, 1 बार हेड आने का चांस 4/16, 2 बार हेड आने का चांस, 3 बार हेड आने का चांस, 4 बार हेड आने का चांस, 2 बार हेड आने का चांस 6/16, 3 बार हेड आने का चांस 4/16 और 4 बार हेड आने का चांस 1/16। प्रत्येक प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव और सबका जोड़ देखिए, 4 1 5, 6 11, 11 4 15, 1 16/16 1 हो जाता है। और प्रत्येक प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव है, इसलिए ये रैंडम वेरिएबल कैपिटल X के प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से। अब यहाँ से कह रहा है मीन बताइए, तो मीन तो 2 तरीका से निकलेगा, इतना गुना इतना जोड़, इतना गुना इतना जोड़, इतना गुना इतना जोड़, इतना गुना इतना जोड़, इतना गुना इतना निकालिए, या डायरेक्ट लिखिए EX एक्सपेक्टेशन, NP नंबर ऑफ ट्रायल्स, एक ट्रायल में घटना के होने का चांस। तो 4 बार सिक्का को छला जाता है, 4 इंटू में 1/2, ये हो गया 2। अगर इसी को इस विधि से भी निकालते तो 0 इंटू 1/16 प्लस 1 इंटू 4/16 प्लस 2 इंटू 6/16 प्लस 3 इंटू 4/16 प्लस 4 इंटू 1/16, इसको भी कैलकुलेट कीजिएगा, 2 ही होगा। जैसे देख लीजिए, ये हो गया 4 प्लस 6 दूनी 12 प्लस 12 प्लस 4/16, 12 दूनी 24, 8 32/16, 2 हो गया। इसलिए जब हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन रिपीटेड ट्रायल्स जानते हैं और दोनों ही थ्योरी बताया गया है, तो मीन निकालते समय कोई ज़रूरी नहीं है कि ये काम करे, इसलिए इसको ब्रैकेट में कर देते, ये करना कोई ज़रूरी नहीं, आप इतना तक लिखिए। वेरिएंस परसरन NPQ, नंबर ऑफ ट्रायल्स, एक ट्रायल में घटना के होने का चांस, नहीं होने का चांस। ये हो गया 4/4, 1 हो गया। अब कोई कह देगा स्टैंडर्ड डेविएशन, रैंडम वेरिएबल के मानक विचरण का मान, तो रूट अंडर वेरिएंस। इसी तरह से सिक्का पर जितने भी सवाल अभी लिखा गया था सभी बनेगा, उसमें सबसे लॉन्ग सवाल जो था बतला दिया गया। टेबल दिया हुआ रहेगा तो कैसे हम लोग माध्य निकालेंगे, इतना इंटू इतना जोड़, इतना इंटू इतना जोड़, इतना इंटू इतना जोड़, इतना इंटू इतना जोड़, इतना इंटू इतना, ये हो गया EX। प्रसरण कैसे निकालेंगे, EX स्क्वायर घटा EX, ये जो आप निकालें, इसको निकालने का दूसरा विधि भी है, इसको भी ब्रैकेट में समझाया जा रहा है। EX स्क्वायर घटा EX के होल स्क्वायर। EX स्क्वायर का मतलब हुआ 0 स्क्वायर इंटू 1/16 प्लस 1 स्क्वायर इंटू 4/16 प्लस
2² इंटू 6/16 प्लस 3² इंटू 4/16 प्लस 4² इंटू 1/16, ये हो गया EX²। घटा EX का होल स्क्वायर, तो EX अभी तुरंत निकाले हैं, 2 हुआ है, 2 के होल स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये हो गया 4/16 प्लस 2 दूनी 4 छक्का 24/16, 3 तिया 9 चौका 36/16 प्लस 16/16 1 घटा 4। अब देखिए ये सबको जोड़िए, कितना होता है, 36 से 24, 6 4 10 और 3 2 5 1 6, 60 4 64/16, 64/16 हो गया 4 प्लस 1 माइनस 4, यानी ये भी कैंसिल होकर के 1 हुआ। तो यानी इस फार्मूला के द्वारा, ऑर्डिनरी फार्मूला के द्वारा वेरिएंस निकालिए, कि इस फार्मूला के द्वारा मीन निकालिए, या रिपीटेड ट्रायल से मीन निकालिए, या रिपीटेड ट्रायल के फार्मूला से वेरिएंस निकालिए, यही दोनों आसान होता है। लेकिन कभी कभी अगर टेबल दे देगा और तब कहेगा मीन निकालने के लिए, तो यही काम करना पड़ेगा, समझ गए, या कहेगा वेरिएंस निकालने के लिए, तो ये काम करना पड़ सकता है, इसलिए इसको ब्रैकेट में कर दिए। यानी इसी सवाल में 2 विधि है, तुमको यहाँ से लेके यहाँ तक, उसके बाद ये नोट करना है और ये नोट करना है। सेकंड मेथड से बनाते तो ये टेबल बनाने के बाद ये काम और ये काम करते। चलिए, अब यहाँ के बाद से एक सवाल था कि 2 पासा को फेंकने पर उस पर आने वाले अंकों के योग रैंडम वेरिएबल है, तो उसके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाइए। सॉल्यूशन, 2 पासा को फेंकने पर आने वाले अंकों के योग कैपिटल X। तो कैपिटल X के मान क्या सब होगा, कहेंगे 2 पासा को फेंके हैं और उस पर जो अंक आएगा उसका अधिक से अधिक योगफल कितना हो जाएगा, 12, इस पर भी 6, उस पर भी 6, 11 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। करते करते दोनों पासा पर कम से कम योग कितना हो जाएगा, 1 जोड़ 1 2। तो यानी 2 पासा को फेंकने पर उस पर आने वाले अंकों के योग 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 से लेकर 12 तक के होने की प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है। इसलिए इसका टेबल कैसे बनेगा, तो कहेंगे सबसे पहले एक सवाल बनाएंगे कि 2 पासा को फेंकने पर उस पर आने वाले अंकों के योग 12 कब होगा, तो कहेंगे जब इस पर भी 6, इस पर भी 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट हो गया, यानी हो गया 1, ऑल पॉसिबिलिटीज हो गया 6 गुना 6 36। इसलिए 2 पासा को फेंकने पर उस पर आने वाले अंकों के योग 12 होने का चांस 1/36, 11 होने का चांस 2/36, समझ गया, 10 होने का चांस 3/36। तो इसका टेबल देखिए, हालांकि इस पर सवाल छोटा छोटा हम इससे पहले बना चुके हैं, टेक्निकली याद रखना है। कैपिटल X रैंडम वेरिएबल हुआ, इसके संगत प्रोबेबिलिटी हुआ, दोनों पर आने वाले अंकों के योग 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2, 12 आने का चांस 1/36। इधर से भी लिखिए 1/36। 2 पासा को फेंकने पर आने वाले अंकों का योग 2 हो, उसका चांस 1/36, ये हो जाएगा 2/36। इधर भी लिखिए 2/36, 3/36, इधर भी लिखिए 3/36, 4/36, इधर भी लिखिए 4/36, 5/36, इधर भी लिखिए 5/36, और यहाँ क्या बच गया 6/36।
अब ये जो प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन टेबल टेक्निकली हम तुमको बतलाएं, इसका जोड़ देखो, 2 1 3 3 6 4 10 5 15 15 6 21 21 5 26 26 4 30 3 33 2 35 1 36 बट्टे 36 एक पुर जाता है। इसलिए ये प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन टेबल सही है। और मुँह जवानी यहाँ से लेके यहाँ तक इतना सवाल का जवाब हम लोगों को याद हो गया कि दो पासा को फेंकने परस्पर आने वाले अंकों के योग 8 होने का क्या चांस है, तो 5 बट्टे 36, 7 होने का चांस 6 बट्टे 37। इस तरीके से ये टेक्निकली दो पासा को फेंकने परस्पर आने वाले अंकों के योग रैंडम वेरिएबल है तो उसके प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होगा। अब इसमें कोई पूछ देता बताइए मीन, तो मीन पूछ देता तो लिखते EX इजिकल टू इतना गुना इतना जोड़ इतना गुना इतना जोड़ इतना गुना इतना जोड़ इतना गुना इतना। कैलकुलेट कर सकते हैं, 12 इंटू 1 बट्टे 36 प्लस 11 इंटू 2 बट्टे 36 प्लस 10 इंटू 3 बट्टे 36 प्लस 9 इंटू 4 बट्टे 36 प्लस 8 इंटू 5 बट्टे 36 प्लस 7 इंटू 6 बट्टे 36 प्लस 6 इंटू 5 बट्टे 36 प्लस 5 इंटू 4 बट्टे 36 प्लस 4 इंटू 3 बट्टे 36 प्लस 3 इंटू 2 बट्टे 36 प्लस 2 इंटू 1 बट्टे 36। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो मीन का मान निकल जाएगा, जबकि सवाल में केवल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना था। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा कितना मिनट हुआ। जैसे देखिए कुछ टेबल वाले सवाल दे देगा, ये रैंडम वेरिएबल के मान है उसके संगत प्रोबेबिलिटी है, कह रहा है इसमें ए का मान बताए। तो हम लोग जानते हैं कि ऊपर वाले लाइन में पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन नीचे वाले लाइन जो प्रोबेबिलिटी का लाइन है ये पॉजिटिव और 0 होना चाहिए और प्रत्येक प्रोबेबिलिटीज का जोड़ 1 होना चाहिए, तब ये प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन टेबल सही होता है। इसमें क्या है, इस सभी का योगफल नीचे वाले लाइन का योगफल को 1 कर दीजिएगा, ए का मान निकल जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 3, तो कहने का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 जोड़ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 जोड़ प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 जोड़ प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 तक आएंगे। ठीक उसी तरह का टेबल ये भी है। ऐसा टेबल कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। एक लाइन में रैंडम वेरिएबल के मान दिए हैं, दूसरे लाइन में उसके संगत प्रोबेबिलिटी दिया कर रहा है, के का मान बताइए, इन सब के योग को 1 करेंगे, के निकल जाएगा। फिर प्रोबेबिलिटी x लेस देन 3 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 जोड़ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 जोड़ प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 तक जाएंगे। ठीक उसी तरह का ये तीसरा सवाल है। एक लाइन में रैंडम वेरिएबल के मान दिए हैं, दूसरे लाइन में प्रोबेबिलिटी का डाटा है, प्रत्येक का जोड़ जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जोड़ 1 हो जाना चाहिए, के का मान निकल जाएगा। इसमें से कोई भी एक सवाल के बनाने से सभी सवाल बनेगा। जैसे सॉल्यूशन 6 हम कर रहे हैं, सॉल्यूशन 6, इस टेबल को देख करके सबसे पहले सभी प्रोबेबिलिटीज का जोड़ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में 1 होता है, तो लिखेंगे 0 प्लस के प्लस 2k फिर प्लस 2k फिर प्लस 3k फिर प्लस k स्क्वायर फिर प्लस 2k स्क्वायर फिर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k इजकल टू 1। देखिए 2 1 3 के 3 2 5 5 3 8 के, उसके बाद हो गया प्लस 9k, तो यानी 9k के स्क्वायर वाले को जोड़िए, 2k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर 3k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर, तो ये हो गया कितना 7 3 10k स्क्वायर बराबर 1। दिस मीन्स 10k स्क्वायर प्लस 9k माइनस 1 इजकल टू 0। इसी को हम लोग लिख सकते हैं, दिस मीन्स 10k स्क्वायर प्लस 10k माइनस k माइनस 1 इजकल टू 0। इसमें से 10k कॉमन ले लिए, ये हो गया k प्लस 1 माइनस 1 कॉमन ले लिए, k प्लस 1 इजकल टू 0। दिस मीन्स k प्लस 1 इंटू में 10k माइनस 1 इजकल टू 0। अब यहाँ से देखिए
इतना गुना इतना जीरो है, दो चीज़ का गुना जीरो तभी होता है जब ये जीरो हो या ये जीरो, लेकिन ये जीरो कभी नहीं होगा क्योंकि किसी घटना की प्रोबेबिलिटी के है और के -1 नहीं हो सकता है, तो इसलिए जीरो नहीं होगा। अब रह गया ये दिस मीन्स 10 के -1 इजिकल टू 0, दिस मीन्स के इजिकल टू 1/10। आंसर हो गया। अब इसमें देखिए नीचा में लिखा गया है के का मान बताए थे, के का मान 1/10 हो गया। प्रोबेबिलिटी लेस देन, प्रोबेबिलिटी x लेस देन 3, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 6, प्रोबेबिलिटी 0 लेस देन x, x लेस देन 3 कैसे निकलेगा। अब ये सवाल यदि बन जाता है तो अपने आप ये भी बन जाएगा और ये भी बन जाएगा। इसका योगफल को जो है 1 के बराबर कीजिए, के में समीकरण आएगा, के का मान निकल जाएगा। अब यहाँ से इसमें दिया गया है 1 नंबर में रोमन का 1 के 1/10 आंसर हुआ। रोमन का 2 प्रोबेबिलिटी x लेस देन 3, x लेस देन 3 का मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, यानी 3 छोड़कर 3 के पीछे जितने भी घटनाएं हैं सबके प्रोबेबिलिटी का जोड़। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 कितना है 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 के प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 तो 2 के, तो ये कुल मिला करके हो गया 3 के। 3 का मतलब 3/10 क्योंकि के का मान 1/10 है। तीसरा नंबर सवाल है प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 6, x ग्रेटर देन 6 का मतलब 6 से बड़ा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 की प्रोबेबिलिटी है 7k² प्लस के, यानी 7 गुना 1/10 के होल स्क्वायर, यानी 7/100 प्लस 1/10। एलसीएम लीजिएगा 100 होगा, 7 10 दें 100, यानी 17/100 आंसर हुआ। अगला सवाल है प्रोबेबिलिटी 0 लेस देन x, x लेस देन 3, तो 0 लेस देन x, x लेस देन 3 इस सवाल को बनाएंगे तो यहाँ से लिखेंगे 4 नंबर में प्रोबेबिलिटी 0 लेस देन x, x लेस देन 3 का मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, 0 और 3 छोड़कर। 1 की प्रोबेबिलिटी कितना है भाई तो के, 2 की प्रोबेबिलिटी कितना है तो 2 के, इस तरह से ये हो गया 3 के, यानी 3/10। इस तरह से टेबल पर आधारित सवाल कैसे बनता है इसके संबंध में जानकारी हो गया। चलिए यहाँ से लेके यहाँ तक नोट कीजिए। रैंडम वेरिएबल के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल का सवाल देखिए 8 नंबर का है। Px इजिकल टू के दे दिया, इफ x इजिकल टू 0, 2k दे दिया, इफ x इजिकल टू 1, 3k दे दिया, इफ x इजिकल टू 2, ठीक है। तब कह रहा है फाइंड के, इसको भी हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से लिख सकते हैं। घटना हो गया रैंडम वेरिएबल का मान x इजिकल टू 0, 1, 2 एक लाइन में लिख दिया, उसके संगत प्रोबेबिलिटी Px का मान k, 2k, 3k। अब इसमें कह रहा है k का मान बताइए, तो सभी प्रोबेबिलिटीज का जोड़ 1 करेंगे, k का मान 1/6 निकला। अब इसमें पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी x लेस देन 2, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 जोड़ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, यानी k जोड़ 2k, 3k, 3 गुना 1/6 के का मान रख दिया 1/2 हो गया। प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 2, यानी 2 सहित उसके पीछे सभी घटनाओं के प्रोबेबिलिटी का जोड़, तो P0 जोड़ P1 जोड़ P2 करेंगे तो k प्लस 2k प्लस 3k, ये श्योर हो जाएगा, 1 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x ग्रेटर देन इक्वल टू, इस टेबल में 2 के बाद कोई घटना ही नहीं है, इसलिए प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मतलब P2, P2 का मतलब हुआ 2 की प्रोबेबिलिटी 3 के, 3 गुना 3/6, 1/2 आंसर हो गया। एक सवाल है कि फाइंड बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हुज मीन इज 9 एंड वेरिएंस इज 6। जब ऐसा बोल दिया है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तो इसका मतलब है कि मीन का मान NP होता है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से और वेरिएंस का मान NPQ होता है। यानी इस सवाल में NP 9 दे दिया है, वेरिएंस NPQ 6 दे दिया है। NP के मान 9 का प्रयोग इसमें करेंगे, Q का मान निकल गया 6/9, यानी 2/3, यानी एक ट्रायल में घटना के नहीं होने का चांस 2/3।
तो घटना के होने का चांस एक ट्रायल में 1 घटा Q यानी 1 घटा 2/3 यानी 1/3 हो गया। अब जब हमको P का भी मान निकल गया, Q भी निकल गया, तो ऊपर वाले लाइन में देखिए मीन का मान NP 9 है, P का मान 1/3 इसमें रख दिए तो 9/3 बराबर 9, इसलिए 9 बराबर 27 हो गया। यानी एक ट्रायल में घटना के होने का चांस 1/3 नहीं होने का चांस 2/3 है, तो n ट्रायल यानी 27 ट्रायल में घटना के होने के चांस की प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रहा है। तो कहेंगे 27 ट्रायल में r बार उस घटना के होने का चांस का फार्मूला हो जाएगा 27 CRP के पावर RQ के पावर 27 - r। इसी में r का मान 0 से लेकर 27 तक रखेंगे तो प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन प्राप्त हो जाएगा। अगर इस तरह का सवाल रहेगा, इस तरह से हम लोग आंसर करेंगे। टेबल को इस तरह से भी लिख सकता है, इसको हम लोग टेबल के रूप में ऐसे बना देंगे, लिख देंगे, और टेबल में प्रोबेबिलिटीज का जोड़ 1 होना चाहिए। इस कंसेप्ट को लागू करेंगे, के का मान निकल गया। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए। एक सवाल है, 4 गो टेबल दे दिया गया है, प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कुछ दे दिया गया है, कह रहा है इसमें से कौन सा टेबल सत्य है। तो कहेंगे घटना वाले रैंडम वेरिएबल के मान को छोड़ करके उसके संगत प्रोबेबिलिटी के लाइन को देखेंगे कि प्रत्येक प्रोबेबिलिटी अपने आप में पॉजिटिव या 0 होना चाहिए, और सभी का जोड़ यदि 1 है तो समझ जाइए वो प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन टेबल सत्य है। तो ये गलत है क्योंकि इसका जोड़ 1 नहीं होता है। ये इसलिए गलत है कि इसमें नेगेटिव मान दे दिया है प्रोबेबिलिटी का, और ये इसलिए सत्य है कि सभी प्रोबेबिलिटी अपने आप में पॉजिटिव है और योगफल 1 होता है। इसलिए 10 नंबर में प्रश्न का आंसर का आंसर यही हो गया। अब एक टेबल दे दिया है, एक लाइन में रैंडम वेरिएबल का मान है, दूसरा लाइन में जो है सॉल्यूशन 11, उसके संगत प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, कह रहा है मीन बताइए। तो मीन तो x1 इंटू पी x1 x2 इंटू पी x2 प्लस x3 इंटू पी x3 प्लस x4 इंटू पी x4 होता है। 11 नंबर में लिखेंगे मीन ऑफ x यानी EX इजकल टू 0 इंटू 0.3 प्लस 1 इंटू 0.2 प्लस 2 इंटू 0.4 और प्लस 3 इंटू 0.1। ये हो गया 0.2 जोड़ 0.8 जोड़ 0.3। चलिए इसको जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 3 8 11, 11 2 13, 8 2 10 यानी 1.3 हो गया मीन का मान। अब वेरिएंस ऑफ कैपिटल X यानी VAR कैपिटल X होता है EX स्क्वायर घटा EX के होल स्क्वायर। EX स्क्वायर का मतलब होता है 0 स्क्वायर इंटू 0.3 प्लस 1 स्क्वायर इंटू 0.2 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 0.4 प्लस 3 स्क्वायर इंटू 0.1। ये हो गया 0, 1 गुना 0.2 0.2 प्लस 4 चौका 16 1.6 प्लस 3 तिया 9 0.9। इसको जोड़िए, 9 6 15 और 2 17 के साथ बाकी 1, ये हो गया 2.7। इसलिए वेरिएंस का मान हो गया EX स्क्वायर 2.7 घटा EX के होल स्क्वायर 1.3 के होल स्क्वायर। 2.7 घटा 1.3 का होल स्क्वायर करेंगे 13 19 से 1.69। इसी को घटाइए, मान प्राप्त हो जाएगा। 10 में से 9 गया 1, ये बच गया 6, 6 घटा 6 0 दशमलव 2 दशमलव, और ये हो जाएगा 1 दशमलव 2.7 में से 1.69 घटाएंगे। 10 में से 9 गया 1, ये हो गया 6, 6 में से 6 गया 0.1 यानी 1.01
वेरिएंस का मान हो गया। इस तरह से यदि टेबल ऑलरेडी दे दिया है तब मीन और वेरिएंस पूछ रहा है तो इसी फार्मूला के द्वारा बनाएंगे। अगर टेबल में बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जिक्र है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से टेबल बना है, तो मीन का मान एनपी, वेरिएंस का मान एनपी के द्वारा निकालेंगे, एनपी इंटू क्यू के द्वारा निकालेंगे। इस तरीके से आज के क्लास में रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ खास सवाल बताया गया। एग्जामिनेशन पर इस पर सवाल पूछा जाता है। ऑफलाइन क्लास में शुरू से लेकर 11 सहित 12 की प्रोबेबिलिटी का पूरा थ्योरी दिया गया था, सवाल भी बताया गया था। कुछ ही सवाल बचा हुआ था बेज थ्योरम का, रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें कि 2 वीडियो में आप लोगों को सवाल बतला दिया गया है। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के संबंध में क्लास में ही बताए थे कि कुछ सवाल था जो कि थ्योरम था, किसी घटना की प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में होता है, साबित कीजिए अगर ए सबसेट है बी का तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है। लीप ईयर में 53 सोमवार 53 रविवार होने का चांस, 2 पासा को फेंकने पर समान अंक आने का चांस, 3 पासा को फेंकने पर समान अंक आने का चांस, इस पर सवाल बतला चुके हैं। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की थ्योरी में एक सवाल लिखा गया था, ए और बी अगर इंडिपेंडेंट घटना है तो ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी एक घटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश होता है। झूठ सत्य बोलने वाला सवाल बतलाया गया था। पति पत्नी के जीवित रहने का चांस पर सवाल बतलाया गया था। एक क्लास में 40% स्टूडेंट मैथमेटिक्स पढ़ता है, इस पर भी सवाल बताया गया था। बेज थ्योरम में ताश के 52 पत्ती में से एक पत्ती खो जाता है तो खोए हुए पत्ती के डायमंड होने का क्या चांस है, जबकि शेष 2 पत्ते में से, शेष 51 पत्ते में से 2 पत्ते डायमंड आ चुके हैं, इस पर सवाल बनाए थे। आज के क्लास में रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल कैसा होता है, मीन वेरिएंस कैसे निकालते हैं और प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनता है, इसके संबंध में सवाल बतलाए हैं। थ्योरी पूर्व में ही दे चुके हैं लॉकडाउन से पहले, रिवीजन कीजिए। अब अगला क्लास में हम लोग एक वीडियो देंगे जिसमें कि पूरे कोर्स में लॉन्ग शॉर्ट का क्वेश्चन क्या पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव तो ऑलरेडी हम क्लास में ही बता चुके हैं। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है पूरे कोर्स का समरी बताएंगे।